हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम 13 जून के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है, फिर हम गवर्नमेंट स्कीम्स को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस भी हैं और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, डन। जो स्टूडेंट न्यू है, जिनको नहीं पता, तो डेली 9 AM पर हमारी क्लास होती है करंट अफेयर्स की और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल है। आई होप आप लोगों ने कैबिनेट पोर्टफोलियो वाला वीडियो देख लिया होगा जिसमें अलग अलग मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में मिलने वाला है। ओके, अब यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। क्या है वो इंफॉर्मेशन? कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ 2 दिनों के लिए, तो 2 दिन हमारे करंट अफेयर्स नहीं आएंगे एंड मंडे से वापस से हम अपने करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। ओके है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रह जाएगी इन 2 दिनों की, उनको मैं आते से कंप्लीट करा दूंगी, कुछ भी रहेगा नहीं। ठीक, तो जल्दी से एक बार इसी बात पे लिंक को शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार हमारी क्लासेस में आ रहे हो। ठीक है, स्टार्ट कर ले। चलिए, सबसे पहले इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन को पास किया गया एंड 193 मेंबर कंट्रीज ने उस रेजोल्यूशन को अप्रूव किया और डिसाइड किया कि 2025 मतलब 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यूनाइटेड नेशन चाहता है, क्या चाहता है? पब्लिक अवेयरनेस, इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड इनकरेज यूथ टू स्टडी इट। इसलिए यहाँ पे 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन। इस रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था अफ्रीकन कंट्री घाना ने एंड घाना के साथ 6 और कंट्री थी जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था और यूनाइटेड नेशन में पेश किया था, प्रेजेंट किया था। आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया था, वहीं 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स डिक्लेयर किया है बाय द यूनाइटेड नेशन। तो ये तीनों ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। पहले पर्सन है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी टू बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ। प्रेजेंटली हमारी कंट्री के जो आर्मी चीफ हैं उनका नाम क्या है? मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। और आपने न्यूज में देखा होगा कि इनके टेन्योर को 1 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया था। इनका टेन्योर 30 मई को ही खत्म हो गया था, लेकिन 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब 30 जून तक के लिए। एंड 30 जून को ये रिटायरमेंट हो रहे हैं मनोज पांडे जी और इनको ही सक्सीड करेंगे, रिप्लेस करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो उपेंद्र द्विवेदी जी हमारी कंट्री के नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होंगे फ्रॉम 30 जून। ठीक, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी सिंस 1984 इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रिसेंटली न्यूज में थी, जैसे कि फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट किसे बनाया गया है? तो ये बन चुकी है अनामिका बी राजीव। फिर एडिशनल डायरेक्टर इन CBI कौन है? AVY कृष्णा एंड N वेणुगोपाल। डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नलिन प्रभात, इन्होंने रिप्लेस किया था दलजीत सिंह चौधरी को। स्पेशल डायरेक्टर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो सपना तिवारी एंड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ये आपके कुछ और डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। ये कुछ और पर्सन है जो न्यूज में थे, आप इनको देख सकते हैं और PDF से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपली सर्च कीजिएगा मेरा टेलीग्राम चैनल पूजा जैन CA 247 और वहां से आप इजिली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। नाम है चंद्रबाबू नायडू। टेक ओथ एज आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम। तो 4th टाइम, चौथी बार आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, जो कि TDP मतलब तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं एंड ओवरऑल 18th नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश स्टेट के। डन इतनी चीजें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं S अब्दुल नाजिर और इन्होंने ही ओथ या शपथ ग्रहण करवाई है। अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट किए गए हैं। तो आप देखेंगे जनसेना पार्टी के हेड हैं पवन कल्याण और पवन कल्याण को डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है आंध्र प्रदेश स्टेट का। डन इतनी चीजें। अब यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि 2 जून 2014 में क्या हुआ था? तेलंगाना एंड आपका
तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश सेपरेट हो गए थे, मतलब एक नया राज्य बना था तेलंगाना। दोनों की पहले कंबाइंड कैपिटल हुआ करती थी हैदराबाद सिंस 2014, लेकिन अब यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होगी, अमरावती। तो अमरावती यहाँ पर आंध्र प्रदेश की कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने किसको सक्सीड किया है, किसे रिप्लेस किया है, तो जगन मोहन रेड्डी जी को किया है, जो कि 17th नंबर के चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश स्टेट के। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मोहन चरण मांझी, एंड मोहन चरण मांझी 15th नंबर के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली उड़ीसा स्टेट के, एंड ये पहले बीजेपी पार्टी से अपॉइंट होने वाले उड़ीसा स्टेट के चीफ मिनिस्टर है। ही इज द फर्स्ट बीजेपी लीडर टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा स्टेट, और ओवरऑल 15th नंबर के हैं। ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं एंड संथाल ट्राइब से है। किस ट्राइब से है, संथाल ट्राइब से आपको देखने को मिलेंगे। और इन्हें ओथ किसने कराई होगी, ऑब्वियस सी बात है गवर्नर ने। तो गवर्नर कौन है, उड़ीसा स्टेट के गवर्नर है रघुवर दास। अब चीफ मिनिस्टर के साथ साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट किया गया है। कौन कौन है, के.वी. सिंहदेव एंड प्रावती परिदा। प्रावती परिदा फर्स्ट फीमेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुई है उड़ीसा स्टेट की। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। डन। चलिए अब बात करते हैं ब्रिक्स की मीटिंग के बारे में। ठीक, तो फर्स्ट ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड विद एक्सपांडेड मेंबरशिप इन रशिया। लास्ट टाइम जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी तब आपको पता होगा कि पांच नए मेंबर कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। अभी टोटल 10 मेंबर नेशन आपको देखने को मिलेंगे ब्रिक्स में। ठीक है, पुराने मेंबर कौन थे ब्रिक्स के, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पुराने मेंबर है ब्रिक्स के। और जो 5 न्यू मेंबर्स हैं वो है इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इथोपिया। इन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया। तो पहली बार जब से एक्सपांशन हुआ है ब्रिक्स का, पहली बार यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, जिसको चेयर कौन कर रहा है, रशिया। तो रशिया में ये मीटिंग आपको हो रही है। एक्चुअली 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास में है, रशिया के पास में है। तो आने वाले समय में जो ब्रिक्स का एनुअल मीटिंग होगी, 16th नंबर की एनुअल मीटिंग जो ब्रिक्स की होगी, 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में इसको रशिया होस्ट करेगा। एंड जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी जाएगी रशिया के बाद, नेक्स्ट प्रेसिडेंसी किसके पास जाएगी, ब्राजील के पास आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, और जब ये मीटिंग हो रही थी उस समय हमारे देश में पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं हुआ था। मतलब डिसाइड नहीं किया गया था कि हमारे देश के अगले विदेश मंत्री कौन होंगे। मतलब एस जयशंकर जी को उस समय तक अपॉइंट नहीं किया गया था। इसलिए डॉक्टर एस जयशंकर जी की जगह दामू रवि जो कि सेक्रेटरी ऑफ द इकोनॉमिक रिलेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इन्होंने इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इनिशियली इसमें 4 मेंबर नेशन थे, 4 मेंबर कंट्री थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, और बाद में साउथ अफ्रीका ने 2010 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। ये जो ब्रिक टर्म है, ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है जिम ओनील, इन्होंने इस टर्म को डिजाइन किया था। इनका कहना था ये जो 4 देश है ये पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे बाय द 2050 इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे एक गवर्नमेंट स्कीम न्यूज में है जिसका नाम है हुनर से रोजगार स्कीम। ठीक है, ये न्यूज में है इसलिए हमें इस स्कीम के बारे में बात करनी है। ये जो स्कीम है हुनर से रोजगार स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर काम करती है। मतलब हमारा पर्यटन मंत्रालय इसको देखता है सिंस 2006 से। ठीक है, अब ये स्कीम है क्या और न्यूज में क्यों है, तो ऑफ टूरिज्म हैज बीन इम्प्लीमेंटिंग द हुनर से रोजगार स्कीम सिंस 2006 and it need to relaxation in the bureaucratic norm to the boost participation। एक्चुअली इस स्कीम में है क्या, देखिएगा, इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म देखता है। इस स्कीम के अंदर शॉर्ट टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है। किसे, वो सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है या सेमी लिटरेट है या एडुकेट है बट अनएम्प्लॉयड है, तो ऐसे सभी यूथ जिनकी एज ग्रुप 18 से लेकर 28 ईयर के बीच में है, इनको बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग, और उसके बाद इन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब अगेन यहाँ पे अग्निपथ स्कीम न्यूज में है। क्यों है न्यूज में, आप देखेंगे इंडियन आर्मी रिकमेंड चेंजेस टू द अग्निपथ स्कीम फॉर द ऑपरेशनल इफिशियंसी। इंडियन आर्मी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर ने रिसेंटली ये कहा है कि ये जो अग्निपथ स्कीम हमारे देश में रन होती है ये सही नहीं है।
मतलब आपका जो 4 साल का ड्यूरेशन है ये बहुत कम है, इसको बढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है या सैलरी प्रोवाइड की जाती है या जो फैसिलिटीज है वो भी काफी कम है। नॉर्मली जो इंडियन आर्मी के पर्सनल होते हैं उनको कई सारे एडवांटेज एंड फैसिलिटी मिलती है, पेंशन्स भी मिलती है, लेकिन अग्निपथ में जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको ये सारी फैसिलिटी नहीं मिलती। तो इसी के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इंडियन आर्मी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं और इसलिए आपको ये स्कीम न्यूज में देखने को मिलेगी। नाम है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम को जून 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस स्कीम में क्या होता है, तो इस स्कीम में वो सारे स्टूडेंट या वो सारे लोग जो कि 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर के बीच में हैं, उनको यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है बिलो द ऑफिसर रैंक। कोई भी पर्सन यहाँ पे ऑफिसर रैंक पे अपॉइंट नहीं होता, बिलो द ऑफिसर रैंक पे इसको अपॉइंट किया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स। तो 4 सालों में ट्रेनिंग दी जाती है विद सैलरी और 4 सालों के बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपके टेस्ट होते हैं, मेरिट बनती है और टोटल नंबर ऑफ जितने भी स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया था, जितने भी रिक्रूटर्स थे जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही थी, तो केवल 25% अप टू 25% लोगों को ही परमानेंट किया जाता है नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए। बाकी सभी लोग, मतलब बाकी जो रिमेनिंग 75 लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग हो गई है, उनकी नौकरी यहाँ पे खत्म हो जाती है 4 साल के बाद। ठीक है, इतनी चीजें। तो दे आर रिक्रूटेड फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर after which up to 25% of these recruit can join the services और इनको अग्निवीर कहा जाता है। ठीक है, तो 15 साल की आपको सर्विसेज मिलती हैं अगर आप यहाँ पे मेरिट में आते हैं। डन, इतनी चीजें। यहाँ पे वीमेंस की भी एंट्री है, लेकिन वीमेंस के लिए कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है। अगर हम पे एंड बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं तो किसी अग्निवीर की अगर डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलता है। अगर कोई अग्निवीर है जिसका कोई एक्सीडेंट हो गया, वो डिसेबल हो गया, तो अप टू 44 लाख रुपीस का कंपनसेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मेंशन की गई है, केवल जो 25% अग्निवीर को सिलेक्ट किया गया है इनको ही पेंशन मिलती है जिनको परमानेंट किया गया है। रिमेनिंग जो 75% अग्निवीर थे जिनकी नौकरी केवल 4 सालों की थी, उनको पेंशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है, इनको पेंशन नहीं दी जाती है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, what is the rank of state-owned Visakhapatnam port in the Container Port Performance Index 2023 which is developed by World Bank and S&P Global Market Intelligence। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता चल गई है कि जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने रेडी किया है और इसमें हमारे देश का जो पोर्ट है विशाखापत्तनम पोर्ट, उसकी रैंकिंग 19th पोजीशन पे मिल जाएगी। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विशाखापत्तनम पोर्ट अचीव द 9th पोजीशन इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 एंड विशाखापत्तनम पोर्ट ने ओवरटेक किया है मुंद्रा पोर्ट को। और इस रिपोर्ट को किसने रेडी किया है, तो वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने इस रिपोर्ट को रेडी किया है अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर पोर्ट। यहाँ पे विशाखापत्तनम पोर्ट को मैनेज कौन करता है, तो JM बक्सी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक इसको मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट है, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द जिमेक्स 24 नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। तो यहाँ पर ये जो जिमेक्स एक्सरसाइज है ये इंडियन नेवी और जापान की नेवी के बीच में होने वाली एक एनुअल एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया है। तो पूछा जा रहा है वो कौन सी इंडियन नेवल शिप है, आंसर हो जाएगा INS शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप देखेंगे कि 8th एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का स्टार्ट हो चुका है जापान में, जिसमें इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया जिसका नाम है INS शिवालिक। ये जो बायलैटरल एक्सरसाइज है ये सिंस 2012 से हो रही है। जो लास्ट एडिशन हुआ था, मतलब जो 7th एडिशन था, उसको होस्ट किया था इंडिया ने विशाखापट्टनम में। अब इंडिया और जापान के बीच में एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखने को मिलती है जिसका नाम है धर्म गार्जियन एंड धर्म गार्जियन का 5th एडिशन कंक्लूड हुआ था मार्च में। कहां पर, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। डन। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ और रिसेंट में हुई आपकी एक्सरसाइज है जिसकी लिस्ट है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, PDF से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके है, चलिए अब यहाँ पे अगले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है M जगदीश कुमार और M जगदीश कुमार UGC के चेयरमैन हैं। और क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंडियन यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैन नाउ एडमिट स्टूडेंट ट्वाइस अ ईयर। अभी नॉर्मल आपके जो एजुकेशन के लिए आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक साल भर में एक बार मौका मिलता है, जुलाई अगस्त में जनरली एडमिशन फॉर्म फिल किए जाते हैं।
तो यहाँ पे लेकिन जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है वहां पर क्या चलता है कि साल में 2 बार आपको एंट्री मिलती है। तो उसी तरीके से इंडियन यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी अब जो स्टूडेंट का एनरोलमेंट हो सकता है वो ट्वाइस अ ईयर हो सकता है, ऐसा यहाँ पे यूजीसी के चेयरमैन ने कहा है। The two admission cycle will commence from the 24-25 academic session। पहली जो साइकिल होगी वो जुलाई अगस्त में होगी, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। एंड दूसरी जो साइकिल होगी वो जनवरी फरवरी के मंथ में होगी। ठीक है। यूजीसी का फॉर्मेशन 28 दिसंबर 1953 में हुआ था अंडर द पार्लियामेंट्री एक्ट 1956, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज योर लास्ट न्यूज। 2025 FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा इंडिया। तो इंडिया इसे होस्ट करने वाला है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन जून 2024 हाउ मच मनी हैज द राजस्थान गवर्नमेंट अलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ महाराणा प्रताप सर्किट। तो महाराणा प्रताप सर्किट को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए राजस्थान गवर्नमेंट ने दिए हैं। नेक्स्ट है, न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बन गए हैं। तो आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट इंडियन नेवी में किसे बनाया गया है। आंसर हो जाएगा अनामिका बी राजीव। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिसेंटली अ रेयर 4-horned एंटेलोप हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश का एक नया नवेला टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसको पहले नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर बेसिकली 4 सींग वाला आप कह सकते हो एंटेलोप देखा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 112 सेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ऑफ ILO कहां पर हो रही है। तो आंसर हो जाएगा जेनेवा में। ठीक। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट को रिसेंटली किसने रिलीज किया है। हमने इस रिपोर्ट को देखा था। किसने रिलीज किया है। FAO, मतलब आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या थी। तो अवेकन न्यू डेप्थ इसकी थीम आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन बी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, मोंगला पोर्ट कहां पर लोकेटेड है। सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।